नमस्कार साथियों। चाणक्यम कोचिंग के YouTube चैनल पर मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूँ। इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक सभी एग्जामिनेशन के लिए जहां जहां पर इंडियन पॉलिटी का वेटेज रहेगा। और आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस यानी कि प्रियम्बल। सामने आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, जिसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, ठीक है, वो आपको देखने को मिल रहा है। और पटवारी एग्जामिनेशन, जेओआईटी, सभी प्रकार की एग्जामिनेशन और इनफैक्ट आपके नायब तहसीलदार तक की एग्जामिनेशन को ये कवर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यू जरूर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पर देखा गया है, ठीक है, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो सोर्स है ये कहाँ से ले रखा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसको हिंदी में प्रस्तावना और उद्देशिका भी आप कह सकते हैं। इसकी जो लैंग्वेज है ये इंग्लिश भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसके जो लिखने का तरीका है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो इसको भी आप जरूर लिखें। ठीक है, इसका जो ड्राफ्ट था, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। और नेहरू ने इसे, ठीक है, द प्रियम्बल इज द सोल एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि नेहरू के अनुसार, ठीक है, जो प्रस्तावना है संविधान की दिल और आत्मा भी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन आपको याद रखना। ठीक है, कुछ अन्य नाम इसके क्या कहते हैं? इसको फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन एंड एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको संविधान की भूमिका, संविधान की कुंजी, संविधान का सार, ठीक है, संविधान का दर्शन कहा जाता है। ठीक है, जब भी सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में कभी किसी प्रकार की कोई त्रुटि आती है तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो इन सभी शब्दों को जरूर आप प्रॉपर तरीके से याद रखें, नोट करें, और यहाँ से एग्जामिनेशन में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और एक और यहाँ पॉइंट लिखा गया है, यह लिखित संविधान का संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है, लिखित ना होके विस्तृत होना था, यानी कि जो बहुत बड़ा संविधान है उसका एक संक्षिप्त, एक छोटा सा रूप आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, कैसा उसका नेचर है, क्या उसका मोटिव है और उसमें क्या क्या चीजें हैं। क्लियर हो गया है? तो इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नैतिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। इट कंटेन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड मॉरल वैल्यूज। ठीक है, संवैधानिक स्थिति की बात करें तो जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, परंतु किसी भी भाग में शामिल नहीं है, यानी कि संविधान के जो पार्ट है वो इसके बाद शुरू होते हैं। लेकिन इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट डिक्लेयर किया है कि इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 जो केशवानंद भारती केस था उसमें ये बात क्लियर हो गई थी कि जो प्रियम्बल है ये किसका पार्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। तो इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये पार्ट नहीं होता तो इसमें अमेंडमेंट नहीं होती थी। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, केवल एक बार संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ है? 1976 में। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी? 42nd। ठीक है, उस समय देश की जो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, क्या चीजें जोड़ी गई थी? ठीक है, क्या अमेंड हुआ था? इसमें तीन वर्ड ऐड हुए थे, एक सोशलिस्ट, एक सेक्युलर और एक इंटीग्रिटी। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो इन तीन शब्दों को याद रख लेना। ठीक है, ये शब्द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सॉरी, 40 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, प्रस्तावना की शुरुआत, ओपनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारत के लोग, ठीक है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या दर्शाते हैं? संविधान का सोर्स स्रोत दर्शाते हैं। संविधान यानी कि देश की शक्ति दर्शाते हैं। जब भी प्रश्न पूछे भारत में शक्ति का स्रोत क्या है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इस चीज को दर्शाता है। ठीक है, जो पहला वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा गया है। ठीक है, प्रस्तावना में जो शब्द लिखे गए हैं इनको आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, एज इट इज याद रखना है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इनका क्रम याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से शब्द हैं, उनके क्या अर्थ हैं, यहां पर लिखे गए हैं। सबसे पहले है सॉवरनिटी। ठीक है, सॉवरनिटी का मतलब है, सबसे पहला शब्द कौन सा है? संप्रभुता। ये स्टेटस दर्शाता है हमारा देश कैसा है, जिसका मतलब है कि हम आत्मनिर्भर हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, हमारा जो कंट्रोल है, ठीक है, किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन हम नहीं है। ठीक है, यानी कि हम एक सॉवरन स्टेट है, एक संप्रभु सत्ता संपन्न है, यानी कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। और 40, ठीक है, 1947 में भारत संप्रभुता प्राप्त की थी, 15 अगस्त 1947 को, जब हम, ठीक है,
अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय हमने लेने शुरू कर दिए थे। ठीक है। दूसरा शब्द इसमें समाजवादी है, सोशलिस्ट है। ठीक है, समाजवादी का कंसेप्ट, ठीक है, कार्ल मार्क्स से आया है। ठीक है, उन्होंने सोशलिज्म, जिसका अर्थ होता है, ठीक है, कि समाज का विकास कैसे किया जाता है, समाज में एक प्रकार का वितरण कैसे किया जाता है। और भारत कौन से समाजवाद को फॉलो करता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। और ये सोशलिज्म शब्द पहले नहीं था, हमने ऊपर पढ़ा था 14th अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। तीसरा शब्द है सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। ठीक है, स्टेट हैड नो, हमारे देश का कोई अपना धर्म नहीं है, हम सभी धर्म के लोगों को मान्यता देते हैं, सभी प्रकार के धर्मों को फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी कि सभी धर्मों के लोगों को मान्यता यहाँ पर मिली हुई है, कोई एक धर्म भारत के अंदर नहीं है। ठीक है, इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है, स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म यहाँ पर सम्मिलित हैं। और ये शब्द भी 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुआ था। तो तीन शब्द आपको याद रखने इस तरह से। और चौथा, स्टेटस में चौथा शब्द क्या दर्शाता है, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जनता का शासन, जनता द्वारा और जनता के लिए। ठीक है, यानी कि लोग क्या करते हैं, अपने शासक को चुनते हैं और प्रॉपर तरीके से रूल किया जाता है। ठीक है, और भारत में वयस्क मताधिकार भी लागू किया गया था, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है 18 साल से प्लस सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार है, यानी कि चुनने का अधिकार है, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, और गणराज्य, पांचवा वर्ड आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि देश का प्रमुख जो राष्ट्रपति है जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, चाहे वो आपका डायरेक्ट हो या फिर अप्रत्यक्ष चुनाव हो। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वंशानुगत शासक नहीं है, ये रिपब्लिक का दर्शाता है। और भारत 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक हुआ था, यानी कि इस दिन, ठीक है, देश के पहले राष्ट्रपति, ठीक है, कौन चुने गए थे, राजेंद्र प्रसाद जी को देश का पहला प्रेसिडेंट चुना गया था। क्लियर हो गया। तो पांच वर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे देश का स्टेटस बताता है कि हम कैसे हैं, हमारा देश कैसा है। एक सॉवरन है, सेक्युलर है, ठीक है, आपका सोशल स्टेट है, और रिपब्लिक है, तथा डेमोक्रेसी। इनको आपने क्रम में ही याद रखना है। ऑर्डर इनका पूछता है कि इनका ऑर्डर बताओ, क्या ऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द आइडिया ऑफ सोशलिज्म वाज फर्स्ट गिवन बाय कार्ल मार्क्स, तो मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद है उद्देश्य, है ना, स्टेटस के बाद आता है उद्देश्य। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल, प्रियम्बल हमको क्या देता है, ठीक है, या संविधान हमको क्या देता है, जस्टिस देता है। कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है, तीन प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तीन प्रकार का न्याय हमको हमारा संविधान देता है। ये बस एज इट इज ही आपको याद रखना होता है, एग्जामिनेशन में यहीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, लिबर्टी, लिबर्टी किस चीज की देता है, थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ इक्वलिटी, इक्वलिटी किस चीज की देता है हमारा संविधान हमको, अपॉर्चुनिटी की और स्टेटस की। ठीक है, और फ्रेटर्निटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट शब्द है, यानी कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता, यहाँ पर ये तीसरा शब्द होता है, बंधुता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, और यह अखंडता शब्द 1976 में जोड़ा गया था, इसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया, और 26 जनवरी 1950 को हमारा इन्फोर्स हुआ। और क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस, लाहौर अधिवेशन आपको याद रखना है। ठीक है, लाहौर आईएनसी का एक अधिवेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता नेहरू ने करी थी। ठीक है, और वहां पर 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, क्या मनाया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसी कारण हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 26 जनवरी के दिन ही लागू किया गया, जबकि बनकर 26 नवंबर को तैयार हो चुका था। ऐसा नहीं है कि 26 जनवरी को ही सारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, कुछ प्रोविजन 26 नवंबर को ही पहले कॉन्स्टिट्यूशन में, या पहले इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, प्रस्तावना से जो चीजें हमने लिखी हैं बस वही उतना ही पढ़ना है आपने, वहीं से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और अगला आता है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, जिसमें, ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 से 4 आते हैं। ठीक है, और इसका जो हमारा टॉपिक है वो है संघ और उसका क्षेत्र, यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम आर्टिकल 1 पढ़ते हैं। आर्टिकल 1 भारत के नाम को दर्शाता है,
कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। ये पूरी की पूरी लाइन आपको ऐसे याद रखनी है कि इंडिया दैट इज भारत इज शेल बी यस इज द स्टेट ऑफ इज द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का एक संघ है, ठीक है। और इसके राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वो संघ से अलग हो सके, ठीक है। क्लियर हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल नंबर वन आपको याद रखना है। ये भारत और इंडिया क्या दर्शाता है, ये इसके नाम दर्शाता है कि भारत का जो आपका हम बोलेंगे ऑथेंटिक नेम है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो नाम है, ठीक है, ये भारत और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिया गया है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर में ही 3 प्रकार के क्षेत्र बताए गए हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ का क्षेत्र होगा, जिसमें 8 यूनियन टेरिटरी भारत के अंदर है। स्टेट 28 स्टेट भारत के अंदर है, ये दूसरा क्षेत्र होगा भारत का। और तीसरा कौन सा होगा, ऐसी टेरिटरी जो भविष्य में कभी भारत अपनाएगा, ठीक है, इसे भी भारत का ही क्षेत्र माना जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, जैसे कि आपको बताया या लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है, भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश, कहता है एडिशन ऑफ न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होता है कि अगर कोई भी टेरिटरी भारत के अंदर शामिल करनी है, ठीक है, कोई भी टेरिटरी अगर भारत के अंदर शामिल करनी है, बांग्लादेश को भारत का पार्ट बनाना है, ठीक है, या फिर पाकिस्तान को भारत का पार्ट बनाना है, या श्रीलंका को भारत का पार्ट बनाना है, या कोई भी टेरिटरी ऐड करनी है और उसको स्टेट फॉर्म करना है, तो उसके लिए लॉ फॉर्मेशन करने का अधिकार किसके पास होगा, ठीक है, ये होगा भारत संघ के पास, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट के पास, ठीक है। इसके लिए बिल्स बनते हैं, ठीक है, और जो पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं और उसकी चर्चा आपको देखने को मिलेगी अनुच्छेद नंबर 2 में। क्लियर हो गया है। और फिर आता है आर्टिकल नंबर 3, नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, ठीक है। ये सिंपल है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अगर कोई राज्य हमारे पास ऑलरेडी है, यूपी है, यूपी को तोड़कर हमने 2 राज्य बनाने हैं, तो उसके लिए आर्टिकल 3 के तहत बिल बनाए जाते हैं, और ये काम भी कौन करता है देश के अंदर, पार्लियामेंट करता है, ठीक है। और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, ठीक है, या फिर किसी राज्य का नाम बदल देना है, तो इसके लिए भी आर्टिकल नंबर 3 के तहत ये कानून बनते हैं, ये बिल बनते हैं। सबसे पहले ये बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है कि हम इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं, उसके बाद ये, ठीक है, पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कस किया जाता है, ठीक है। यहां से बिल पास होके वापस प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी हामी भरता है, ठीक है, और उसके बाद नए राज्य का निर्माण कर दिया जाता है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 को अपनाने हेतु अलग से संविधान संशोधन आवश्यक नहीं है, नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर्ड फॉर आर्टिकल 2 एंड 3। लेकिन कई कई हमने अमेंडमेंट भी देखे, ठीक है, वो कुछ विशेष प्रावधान में होते हैं। जैसे मेघालय का फॉर्मेशन किया, ठीक है, मेघालय स्टेट बना, तो मेघालय के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ा। सिक्किम स्टेट फॉर्म हुआ भारत के अंदर, ठीक है, सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, ठीक है, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ा, ठीक है। और ऐसे 2-4 और राज्य हैं जिनके लिए हमको अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी है। बाकी बाकी अनुच्छेद 4 के तहत इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती है। क्लियर, ठीक है। तो 1 से 4 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है भारत का एकीकरण, आर्किटेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जिन्हें भारत का, ठीक है, यूनिफायर कहा जाता है, भारत का एकीकर्ता कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनके साथ ही सेक्रेटरी बीपी मेनन, ठीक है, प्रशासनिक सहयोग, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था, भारत की जनता को एक, सॉरी, भारत का जितना भी क्षेत्र था उसको एक बनाया था, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इनिशियली कैसा था, ठीक है, इनिशियली हमारे देश के अंदर कौन कौन सी टेरिटरी थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया, ठीक है। 1935 के तहत, ठीक है जी, जो इंडिया था वो 3 टाइप्स की टेरिटरी में डिवाइडेड था, ठीक है, 3 प्रकार की टेरिटरी थी। कौन कौन सी थी, नंबर 1 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, प्रोविंस हुआ करते थे, बड़े राज्य हुआ करते थे, राज्यों को प्रोविंस कहा जाता था उस समय। और ठीक है, उसमें एक गवर्नर होता था, ठीक है, उसका हेड, और मुख्यमंत्री के पद भी 1935 के जो इलेक्शन हुए उसके बाद शुरू हो गए थे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो प्रोविंसेस थे, लगभग 11 प्रोविंसेस यहाँ पर देखे गए थे, ठीक है। और दूसरी टेरिटरी थी प्रिंसली स्टेट्स की। प्रिंसली स्टेट यानी कि जो किसी राजा नवाब द्वारा शासित किया जाता था, ठीक है, उसको प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। और तीसरे थे आयुक्त क्षेत्र, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, जहां पर एक चीफ कमिश्नर
को चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता था। तो 1935 के समय भारत के अंदर 6 चीफ कमिश्नर राज्य हुआ करते थे। तो ये 3 प्रकार की टेरिटरी थी और ये टेरिटरी कब तक रही? 1947 तक, जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक यही 3 टेरिटरी काम करती रही देश के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद। सबसे पहले ठीक है 3 जून 1947 को एक योजना आती है जिसको माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस ठीक है इसको बाल्कन योजना भी कहीं कहीं पर कहा जाता है और इसको इस्मा प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, बड़े सारे नाम से जानी जाती है। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन उस समय ठीक है भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, याद रखना है आउटकम क्या था इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में सबसे पहला भारत का विभाजन किया गया, इंडिया वाज पार्ट, 2 राष्ट्र बने, एक भारत बना, पाकिस्तान बना। कभी प्रश्न पूछे कि किस योजना के तहत भारत पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो आप ठीक है माउंटबेटन योजना कर सकते हैं। ठीक है, देशी रियासतों को विकल्प दिया गया था कि वो भारत में भी जा सकते हैं, पाकिस्तान में भी जा सकते हैं और इंडिपेंडेंट स्टेट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, किसके अंदर? अपने जो आपकी माउंटबेटन योजना है। ठीक है, और जो कि 3 जून को आई थी। ठीक है, और उस समय कुछ ऐसा दिखता था इंडिया इंडिया में लगभग 565 देशी रियासतें थी जिसमें से 550 तो भारत में विलय हो गई। ठीक है, कुछ पाकिस्तान में गई और कुछ ने स्वतंत्र घोषणा कर दी। ठीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, जूनागढ़ जो कि आज गुजरात का पार्ट है, और एक हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के नवाब भी ठीक है भारत में मिलने को तैयार नहीं थे। ठीक है, उसके बाद विलय की, उसके बाद कुछ प्रोसेस हुआ। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ 1947 में, 1947 में पहली बार आक्रमण हुआ पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, इसलिए किया गया कि वो चाहते थे जम्मू कश्मीर को भारत में मिला दिया गया। ठीक है, इसकी लंबी कहानियां हैं, मुझे लगता है इतना ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट पर एक्सेशन पर साइन कर लिए थे और उसके बाद ठीक है वो भारत का पार्ट 1948 में बन गया। एक क्षेत्र जूनागढ़ था, जूनागढ़ भी कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। ठीक है, जूनागढ़ में ठीक है ये प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, यहाँ पर प्लेबिसाइट करवा दिया गया था, जनमत संग्रह करवा दिया गया था और उसका भारत में विलय कर दिया गया था। और तीसरा तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेट था ठीक है हैदराबाद, जहां पर सैन्य कार्रवाई हुई। ठीक है, ऑपरेशन पोलो चलाया गया और 10 दिन के अंदर अंदर हैदराबाद को भी भारत का पार्ट बना दिया। ज्यादा कहानियां आपको नहीं पढ़नी है, केवल आपको जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में होता है बस वही चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, कहानियां बहुत हैं इसके पीछे, अगर पढ़ाने लग जाएं तो 2-2 3 3 घंटे की क्लासेस ठीक है केवल एक टॉपिक में ही चली जाती है। तो मुझे लगता है आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम आपका पटवारी है, जेओआईटी है या फिर छोटे बड़े और एग्जामिनेशन है, उसमें पॉलिटी का इतना ही रोल रहने वाला। ठीक है, एलओसी क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल है, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में खींची गई थी। ये एक सीज फायर रेखा है। ठीक है, जो भारत का पार्ट है, ठीक है जी, भारत का पार्ट है ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको एलओसी कहते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसको बोलते हैं पीओके। ठीक है, और एक यहां पर आता है इसको बोलते हैं एलएसी। ठीक है, ये 1962 में चाइना ने इंडिया का पार्ट ऑक्युपाइड कर लिया था। ठीक है, इसको एलएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये दोनों सीज फायर रेखा है। ठीक है, यानी कि जिस रेखा पर युद्ध विराम हुआ था उस। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। 1947 से 1950 के बीच में किस प्रकार की टेरिटरी भारत के अंदर हुई या किस प्रकार का कार्य हुआ? तो 2 प्रकार के क्षेत्र देखे गए थे, एक प्रोविंसेस और एक चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने मैक्सिमम ठीक है भारत में विलय होने का या पाकिस्तान में विलय होने का इंपॉर्टेंट जो साइंस थे वो कर दिए थे। ठीक है, तो 1950 तक ये रहा। और फिर बाद में जब 26 जनवरी 1950 ठीक है इसके बीच में कुछ कमीशन भी बने। 1948 में एक कमीशन बैठता है, धर कमीशन, एस के धर की अध्यक्षता में। ठीक है, और ये किस लिए था? ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था कि स्टेट को हमने कैसे बनाना है देश के अंदर। ठीक है, तो इसने कहा भाषा को राज्य गठन का आधार नहीं माना जाएगा, लैंग्वेज नॉट एक्सेप्टेड। रखिए, देश के अंदर बड़ी सारी भाषाएं बोली जाती हैं तो हम सभी के लिए अलग राज्य नहीं बना सकते। ठीक है, जबकि प्रशासन होगा जनसंख्या क्षेत्र के आधार पर ही हम क्या करेंगे, स्टेट फॉर्मेशन का काम करेंगे। ठीक है, तो धर कमीशन आपको याद रखना है 1948 में। 1948 में स्टेट फॉर्मेशन के लिए एक और कमेटी बैठी जिसको जेवीपी कमेटी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में ये इंपॉर्टेंट कमेटी बैठी थी। ठीक है, इसने निष्कर्ष क्या निकाला? इसने भी वही बात कही कि हम भाषा को सम्मिलित नहीं करेंगे स्टेट फॉर्मेशन। ठीक है,
आंध्र प्रदेश आंदोलन हुआ 1953 में, 1953 में, ठीक है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना, ठीक है। उन्होंने जो तेलुगु भाषा थी उसके आधार पर डिमांड किया था कि हमको आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट बनना चाहिए, ठीक है। पोटी श्रीरामल्लू, भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद ही 1953 में आंध्र प्रदेश के गठन को स्वीकार कर दिया गया था लैंग्वेज के बेस पर, ठीक है। फिर एक कमीशन और बैठा, जस्टिस फजल अली कमीशन, ठीक है। फजल अली कमीशन 1953 में बैठा, चेयरमैन इसके फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य एच एन कुंजरू, के एम पणिकर भी थे, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले रिकमेंडेशन दिया था कि राज्य गठन का आधार लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज शुड बी द बेसिस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसके बाद भारत के अंदर 7वां संविधान संशोधन कर दिया गया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूँ, ठीक है। 26 जनवरी, ठीक है, 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, संविधान का जो पार्ट नंबर 6 है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 152 से शुरू हो जाता है और ये कब तक चलता है, ठीक है, ये चलता है 237 तक, ठीक है। इसमें ए कैटेगरी के राज्य शामिल कर दिए गए, 10 राज्य इसमें टोटल शामिल हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि जो बड़े राज्य थे, फुलफिल राज्य थे, वो इसमें शामिल कर दिए गए, ठीक है। और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में एक और पार्ट ऐड हुआ जिसको हम पार्ट नंबर 7 बोलते हैं। इसमें एक ही आर्टिकल था, दैट इज 238, ठीक है। और इसमें बी कैटेगरी के 10 राज्य शामिल कर दिए गए। बी कैटेगरी में वो राज्य थे जो डिमांड कर रहे थे कि हमको नवाबशाही चाहिए। एक हैदराबाद राज्य जो आनाकानी कर रहा था, जम्मू एंड कश्मीर एक इसमें राज्य शामिल हुआ, ठीक है। मैसूर स्टेट इसमें हुआ, जूनागढ़ स्टेट इसमें शामिल हुआ। तो ये सारे इसके पार्ट, ठीक है। और फिर एक और पार्ट बना, पार्ट नंबर 8, ठीक है। इसमें 239 से लेकर 200, ठीक है, 42 तक इसमें सी कैटेगरी के राज्य शामिल कर दिए गए, ठीक है। और एक पार्ट बना कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है जी, 9 पार्ट, जिसमें एक ही आर्टिकल था 243 और इसमें डी श्रेणी के राज्य शामिल कर दिए गए थे, ठीक है। ये कब की बात है, जब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो उसके बाद 4 प्रकार के स्टेट भारत के अंदर फॉर्म हुए। डी कैटेगरी में अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप थे, ठीक है। मेयरली इन पार्टों में वो राज्य थे जो छोटे थे, जिनको आज हमने यूनियन टेरिटरी कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। और जो इसमें थे उनको स्टेट कंसीडर किया हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब ये 1956 में रिकमेंडेशन आई संविधान के अंदर, 1956 में 7वां संविधान संशोधन कर दिया गया, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन हुआ जस्टिस फैजल जो आपका आयोग था उसकी रिकमेंडेशन पर, ठीक है। इसके तहत जो एबीसीडी का जो प्रोविजन था वो समाप्त हो गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, ठीक है। कैसे समझते हैं इसको भी, ठीक है, फिर से समझते हैं इसको भी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 6 है, 152 से 237, उनको ए कैटेगरी के नहीं, उनको स्टेट कहा जाएगा, ठीक है, राज्य कहा जाएगा। टोटल 14 स्टेट इसमें शामिल हो गए। जो पार्ट 7 है इसको कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया, ठीक है। ये जो नवाबशाही वाले राज्य थे इसको हटा दिया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो आर्टिकल है ना ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और तीसरा, पार्ट 8 239 से 242, ठीक है, इसमें केवल यूनियन टेरिटरी को शामिल कर दिया गया 6। और पार्ट 9 भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया, 243 डी का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था। 243 बाद में जाकर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जिंदा हुआ था, जिसमें हमारा पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे चल रहा है, इनिशियली देश के अंदर प्रोविंसेस हैं 1947 से 1950 में, थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब कर लेता हूं, ठीक है। 1947 में 2 प्रकार की टेरिटरी हैं जिनको हम प्रोविंस कहेंगे और चीफ कमिश्नर स्टेट कहेंगे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कहेंगे। इसका हेड होगा गवर्नर, ठीक है, और साथ में यहाँ पर सीएम भी होंगे और इसमें होगा चीफ कमिश्नर, ठीक है, चीफ कमिश्नर। ये 1947 से 1950 तक रहा। और 1950 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो 4 श्रेणी के राज्य, ए बी सी डी,
और जो कि 1956 तक चला। और 1956 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसमें दो प्रकार की टेरिटरी आई, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आई थिंक क्लियर हो चुका है आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि भाग 7 और अनुच्छेद 238 समाप्त कर दिए, भाग 9 और अनुच्छेद 243, ठीक है, 243 ये भी खत्म कर दिए गए थे नेशनली। बाद में जाकर 73rd अमेंडमेंट के तहत इनको पंचायती राज शामिल कर दिया गया, इसमें 74 के तहत इसको जिंदा कर दिया गया था। तो ये चीजें आपको याद रखना है। क्लियर हो गया है? आई थिंक आज के टॉपिक में इतना ही था। 40 स्टेट्स कौन कौन से थे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन से राज्य कब कब बने उसकी चर्चा भी करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमने प्रस्तावना पढ़ी और दूसरा भाग 1 पढ़ा, और भाग 1 के बाद हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारा सिटीजनशिप का टॉपिक भी शुरू हो रहा है, ठीक है। इंडियन पॉलिटी की सीरीज कंटिन्यू कंप्लीट हम करेंगे, ठीक है, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने रिव्यू जरूर दें और बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट टॉपिक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।